एक भतीजा जिसने 28 साल तक अपने चाचा का कत्ल करने का सपना देखा। एक भतीजा जिसने अपने चाचा को मारने के लिए पूरी प्लानिंग करी, सालों तक एक एक बात का ध्यान रखा, कब वो आता है, कैसे आता है, कहां मारना है, कत्ल कैसे करना है, किस हथियार से कत्ल करना है, ये सारी जानकारी, ये सारी चीजें 28 साल तक वो बनाकर पूरी प्लानिंग तैयार करता रहा और मौका पाते ही उसने अपने चाचा को मौत की नींद सुला दिया। ना सिर्फ चाचा का उसने कत्ल किया, उसने अपनी चाची, उनकी बच्चों को भी उसने नहीं बख्शा और कत्ल के बाद महीनों तक वो छिपता रहा। लेकिन आखिरकार अब वो कातिल भतीजा पुलिस की गिरफ्त में है। आज मैं आपको बताऊंगा उस कातिल भतीजे की गिरफ्तारी की कहानी। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो पकड़ा गया और 28 साल पुराना वो ऐसा क्या केस था जिस वजह से वो अपने चाचा को मौत की नींद सुलाना चाहता था। आज बात करेंगे उस कत्ल की कहानी के बारे में जिसने पूरे वाराणसी को दहला दिया था। एक ऐसा कत्ल जिसमें भतीजे ने अपने चाचा को मारने की प्लानिंग के लिए एक एक बारीकी का ध्यान रखा। फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी सिम, हथियार, हर एक चीज का उसने ख्याल रखा और आखिरकार जब वो सारी चीजों में कामयाब हो गया, उसने अपने चाचा को मौत की गहरी नींद सुला दिया। आज इस केस की हर एक परत को आपके सामने खोल कर रखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस केस के अंदर इतने टर्न है, इतने ट्विस्ट हैं जिसे सुनने के बाद, जानने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आज आपको एक कातिल भतीजे का कबूलनामा बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वाराणसी में शराब कारोबारी के परिवार का दिल दहला देने वाला हत्याकांड में पुलिस ने मास्टरमाइंड को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। 3 महीने से फरार चल रहा मुख्य आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की बीएचयू के पास से पुलिस के हत्थे चढ़ा। विक्की पर वाराणसी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस पूछताछ में विक्की ने जो खुलासे किए उसने इस केस को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। विक्की के अनुसार ये खुन्नस वो 28 साल से अपने अंदर पाल रहा था। जब वो छोटा था तब उसके चाचा राजेंद्र गुप्ता ने उसके माँ बाप की हत्या कर दी थी। बचपन से ही उसने बदला लेने का सपना देखा, मगर तब वो बहुत कमजोर था। 2022 में जब वो वाराणसी आया तब प्रॉपर्टी विवाद के चलते चाचा ने उसे बेरहमी से पीटा और कई दिनों तक कमरे में बंद रखा। तभी उसने ठान लिया था कि अब इंतजार नहीं करना, चाचा को खत्म करना ही होगा। और 5 नवंबर 2023 की दोपहर वाराणसी के भदौनी इलाके में एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता का पूरा परिवार गोलियों से भून दिया गया। 5 नवंबर 2024 की दोपहर वाराणसी के भदौनी इलाके में खौफनाक मंजर देखने को मिला। शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता का पूरा परिवार गोलियों से भून दिया गया। मरने वालों में राजेंद्र की पत्नी नीतू गुप्ता, दोनों बेटे नवेंद्र, शुभेंद्र और बेटी गौरांगी शामिल थे। राजेंद्र खुद रोहनिया के मीरापुर रामपुर गांव में अपने नए मकान में सो रहा था जब विक्की ने उसे 3 गोलियां मारकर उसका भी कत्ल कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि विक्की ने अपने इस खूनी प्लान को बड़े शातिराना तरीके से अंजाम दिया था। इस शख्स के गिरफ्तार होने के बाद हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल ने उससे बात करने की कोशिश करी, तो देखिए पुलिस की गिरफ्त में क्या कुछ हुआ। क्षेत्र के भदौनी इलाके में 5 हत्याओं को करने वाले मुख्य अभियुक्त विक्की और साथ ही साथ बताया जा रहा है उनके भाई जुगनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय विक्की हमारे साथ मौजूद है, कोशिश करेंगे। विक्की, आप ही हैं? क्या हुआ, क्यों आप मारा आपने, क्यों ये किया? क्या आप ही ने किया? घटना किसने किया? आप ही ने मारा अपने बड़े पिताजी और उनके परिवार को? क्या बताएंगे? आप ही थे इसमें अकेले शामिल? देख सकते हैं कि विक्की को पुलिस ले जा रही है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिलहाल कुछ भी बोलने से वो मना कर रहे हैं। और आखिर इसके पीछे क्या है, पूरी घटना क्या है, रहस्य, विक्की सब कुछ जानते हैं लेकिन विक्की कुछ भी बताने को तैयार नहीं हो रहा है। पुलिस की जो अपनी थ्योरी होगी वो तो होगी ही, लेकिन फिर से एक बार विक्की से, जो 5 हत्याओं का मुख्य अभियुक्त है, उससे पूछते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। विक्की, तुम अकेले थे कि और भी कोई था? क्यों चाचा, ये अपने बड़े पिताजी का परिवार क्यों आपने मारा? अब आपको बताऊं कि इसने अपने चाचा को मारने के लिए किस तरीके से प्लानिंग करी। तो इसने बिहार से पिस्टल खरीदी थी 2022 में ही। इसने यानी कि विक्की ने अपने एक जानकार के जरिए बिहार से 2 देसी पिस्टल खरीदी और उन्हें वाराणसी में अपने कमरे में छिपा दिया था। दिल्ली आया और दिल्ली में इसने फर्जी आईडी बनवाई। 2024 में जब उसने वारदात को अंजाम देने का पूरा मन बना लिया तब वो दिल्ली आया और फर्जी आईडी पर सिम कार्ड खरीद लिए ताकि पुलिस उसे ट्रेस ना कर सके। फिर कत्ल के बाद भगोड़ा बनने की ट्रेनिंग, मर्डर के बाद उसने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया और भिखारी और साधु का भेष बदलकर अलग अलग शहरों में घूमता रहा, कभी कोलकाता, कभी मुंबई तो कभी झारखंड।
पुलिस शुरू से ही विकी के पीछे लगी थी, मगर वो हर बार किसी न किसी तरीके से बच निकलता। पुलिस से संपर्क नहीं करने के कारण पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन पुलिस को शक उसके भाई प्रशांत पर था, जो वाराणसी में ही था। सर्विलांस टीम ने जब प्रशांत की गतिविधियों पर नजर रखा तो पता चला कि वो किसी गूगल फेक आईडी के जरिए विकी से संपर्क में था। 6 फरवरी को आखिरकार विकी वाराणसी लौटा और प्रशांत से मिलने बीएचयू के पास आया। यहीं पर पुलिस ने दोनों भाइयों को धर दबोचा। पुलिस से पूछताछ में विकी ने कबूल किया है कि वो बचपन से ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देना चाहता था, बदले को अंजाम देने की वो सोच रहा था। उसने कहा है कि मेरे माँ बाप को मारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता था, मुझे अफसोस नहीं है, ये बदला था, न्याय था। हालांकि मोहित अग्रवाल है पुलिस कमिश्नर, उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है, अब मोहित अग्रवाल ने एक बार आप सुनिए। देखिए, ये हत्याकांड जो 5 लोगों का हुआ था, जिसमें पति पत्नी उनके 3 बच्चों की 4/5 की रात्रि नवंबर 2024 की रात्रि में घटना का कांड हुआ था। जो सीसीटीवी फुटेज उस समय मिली थी तो उससे ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि इस घटना कांड को मृतक के भतीजे के द्वारा ही अंजाम दिया गया है। लेकिन वो पिछले 3 महीने से पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो पाया था। कई राज्यों में हमारी टीमें लगी थीं। यहाँ पर एसओजी की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम, यहाँ का जो काशी जोन है उनके डीसीपी के नेतृत्व में टीम लगातार उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी। आज कड़ी मेहनत के बाद ये अभियुक्त जो है गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी के बाद जो बातें सामने आई हैं, इंट्रोगेशन में जो बातें उसने बताई हैं, उसमें ये निकल करके आया है कि वर्ष 1997 में इसके माता पिता, अभियुक्त के माता पिता और दादा की हत्या जो मृतक, जो इनका चाचा था, उसके द्वारा कर दी गई थी और सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया था। और बचपन से ही वो इन दोनों बच्चों को प्रताड़ित भी करता था। इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने लगभग 2 वर्ष पूर्व इस हत्याकांड को अंजाम देने का प्लान बनाया था। इसी के लिए 2 साल से ये लोग तैयारी कर रहे थे। तभी से इन्होंने फर्जी सिम, फर्जी आईडी बनाना और हथियार खरीदना ये सब चालू कर दिए थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये बनारस छोड़ करके भिन्न भिन्न शहरों में ये रहा, मुंबई, कलकत्ता, पटना में रहता रहा और इसकी वित्तीय सहायता इसका भाई, जो छोटा भाई है प्रशांत उर्फ जुगनू, उसके द्वारा की जाती रही। आज जब इसको गिरफ्तार किया गया है तो इस साथ में इसके भाई को भी, जब उसकी भूमिका सामने आई है, इसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। अभी दोनों जेल भेजे जा रहे हैं। इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के हम लोग जो वेपन यूज हुआ था उसकी बरामदगी का प्रयास करेंगे। सर, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, हत्याकांड हुआ, इन दोनों के अलावा किसी और का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या रहा? क्योंकि इस एक परिवार अपने खुद के ब्लड रिलेशन वालों को मारना और बगैर किसी बाहरी मदद के, कहा जा रहा था इसमें प्रोफेशनल शूटर्स की भी मदद ली गई थी। क्या इस तरह का भी कोई बाहरी इन्वॉल्वमेंट था? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात पुलिस की जांच में नहीं आई है। आज जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें भी किसी अन्य व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया है। पूरी प्लानिंग इनकी 2 वर्षों से थी। इसमें जो विक्की पकड़ा गया है उसने ये सारे मर्डर, 5 मर्डर उसके द्वारा किए गए थे और इसका भाई पीछे से उसको सपोर्ट कर रहा था। फाइनेंशियल सपोर्ट भी की उसने और टेक्निकल सपोर्ट भी उसके द्वारा प्रदान की गई। सर, रंजिश तो एक मामला था ही, लेकिन जिस तरह से इतिहास इनका रहा कि परिवार की हत्या करो और पूरे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो, क्या ये भी एक मकसद रहा? जिस तरह से इसका भाई आप लोग के बीच में जब इंट्रोगेशन या पूछताछ उससे हो रही थी, जुगनू से, वो छूट गया और उसके बाद आके वो परिवार में आम दिनों की तरह, आम व्यक्ति की तरह रहने लगा, तो ये मोटिव था इनका कि इस तरह से छूट जाएंगे, पुलिस के हाथ में नहीं आएंगे और फिर इसी तरह से, जिस तरह से इनके बड़े पिता पूरे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिए, ये भी एक मोटिव का पार्ट रहा होगा? हो सकता है ये इसके दिमाग में रहा हो, क्योंकि वर्ष 1997 में जब इसके चाचा ने इसकी माता पिता की और दादा की हत्या की थी, उस समय मात्र 7-8 महीने जेल रह कर के इसका चाचा जेल से छूट गया था। उसके बाद उसने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। तो उसी प्रतिशोध में इनके द्वारा ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कितनी सज़ा हो सकती है इस केस में,
पुलिस कस्टडी रिमांड बनती है नहीं बनती, ये सारी जानकारी इसने तमाम लोगों से बातचीत करके एक्सपर्ट ओपिनियन प्राप्त किया था। तो इसके दिमाग में हो सकता है ये बात कि पुलिस को मेरे खिलाफ़ कोई एविडेंस नहीं मिलेगी और मैं बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है और इसको हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। सर बार बार ये बात हो रही है, 3 महीनों का वक्त लग गया, 5 हत्याओं को करने वाला फरार रहा। आप ये कह रहे हैं कि कई शहरों में ये घूमता रहा, तो कहीं ना कहीं जो इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो इसको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि दोनों भाई कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस से पढ़े लिखे थे और बाकायदे एक अच्छी खासी शिक्षा ले रखे थे। तो क्या लग रहा है कि किन किन अपने शिक्षा का इसने किस तरह इस्तेमाल किया? नहीं, बिल्कुल ये दोनों बच्चे जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, ये एजुकेटेड हैं और आईटी कंपनीज में ये काम कर रहे थे। तो इनको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसकी पूरी सर्वेलांस वगैरह की पूरी जानकारी थी और इनको ये जानकारी थी कि पुलिस किस तरह तक इन तक पहुंच सकती है। तो इन्होंने उन माध्यमों का प्रयोग नहीं किया, किसी भी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए ये 3 महीने तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे। लेकिन अल्टीमेटली जैसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता, आज इनको गिरफ्तार किया गया। कन्वर्सेशन कैसे करते थे सर? आप बता रहे थे कुछ ईमेल वगैरह इंस्टाग्राम पर तो करते थे। हाँ, ये अपने भाई से एक फर्जी ईमेल आईडी बना करके मेल आईडी के माध्यम से अपने भाई के संपर्क में था, हत्याकांड से पूर्व भी और हत्याकांड के बाद भी। कोई मर्डर वेपन अभी तक मिला, क्योंकि कन्विक्शन तक ले जाने में इसका एक अहम रोल होने वाला है? नहीं, बिल्कुल, अब इसका पुलिस कस्टडी रिमांड बना करके हम लोग इसका जो हत्या में वेपन यूज हुआ है उसको बरामदगी का प्रयास करेंगे। अब आपको वो कबूलनामा बताता हूं जो इस कातिल भतीजे ने पुलिस को बताया। पुलिस के सवाल और विशाल के जवाब जो हैं, अब वो मैं आपको तफसील से बताता हूं। पुलिस ने इससे पूछा कि चाचा से नफरत थी तो चाची और भाई बहन को क्यों मारा। विशाल ने कहा कि आप पूछ रहे हैं कि चाची और भाई बहन को क्यों मारा। ये चाची नीतू और बहन गौरांगी ही चाचा को और चचेरे भाई नवनेंद्र को भड़काती थी। शुरू से ही ये लोग उसके भाई प्रशांत और सगी बहन डॉली के साथ मारपीट कर रहे थे। वो ये सोचकर चुप रह जाता था कि धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वो लोग उनका अस्तित्व ही मिटाने पर आमादा थे। पुलिस ने फिर पूछा कि चाची और बहन भड़काती रहीं और नवनेंद्र मारता पीटता था, तो ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन 16 साल के शुभेंद्र से क्यों नफरत थी। तो विशाल ने इस पर कहा कि वो कई बार मुझसे और प्रशांत से कह चुका था कि कुछ साल बाद मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। उसको मारना तो सबसे जरूरी था। चाचा और नवनेंद्र से ज्यादा खतरनाक था 16 साल का शुभेंद्र। पुलिस ने पूछा कि हथियार कहां से मिला, तो विशाल ने बताया कि बिहार से 32 बोर के 2 पिस्टल और 2 मैगजीन खरीदे थे। 5 सिम का जुगाड़ भी वहीं से किया था। पुलिस ने पूछा कि हत्याकांड के बाद कहां और कैसे गए, तो विशाल ने कहा कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुगलसराय पहुंचा और वहां से पटना रेलवे स्टेशन पर ही रुका था, क्योंकि होटल में पकड़े जाने का डर था। वहां से वो कोलकाता और फिर मुंबई समेत कई अलग अलग शहरों में भी भागता रहा। पुलिस ने पूछा कि खाने पीने के लिए पैसे कहां से मिलते थे, तो विशाल ने बताया 2 फर्जी आईडी बनाकर मैसेंजर के जरिए प्रशांत जो है या उसका भाई जुगनू वो उससे संपर्क में रहा। वैशाली और विकास के नाम से 2 फर्जी आईडी बनाई थी। पैसे लेने के लिए 2 बार मुगलसराय और बनारस पहले भी आया था। वैसे आपको बता दूं कि विक्की 3 महीने से फरार चल रहा था। लगातार बाहर रहने के चलते उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। पुलिस की सर्विलांस टीम भी उसके पीछे लगी थी, इसीलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे थे। विक्की और प्रशांत की फर्जी गूगल आईडी से बात होती थी। प्रशांत ने विक्की से कहा था कि तुम एक बार काशी आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पुलिस की नज़र प्रशांत पर भी बनी हुई थी, इसीलिए वो काशी के बाहर नहीं जा सकता था। 6 फरवरी को विक्की वाराणसी पहुंचा। बीएचयू के पास में ही प्रशांत को मिलने बुलाया। पुलिस पहले से प्रशांत पर नजर बनाई हुई थी। यहीं पर पुलिस ने दोनों भाइयों को एक साथ पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया कि विक्की वाराणसी तक वाया दिल्ली होकर आया। वो 20 दिन से वहां पर रह रहा था। पुलिस को विक्की के पास से 5 मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिले। 26,000 रुपए नकद, एक एयरटेल पोर्टेबल वाईफाई डोंगल बरामद हुआ। पुलिस कस्टडी में दोनों भाई विक्की और प्रशांत गुप्ता जो है वो बंद कमरे में जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र हम लोगों से नफरत करते थे, छोटे छोटे बातों पर मारते पीटते थे, नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। फिर बीटेक करने के लिए विक्की उर्फ विशाल बेंगलुरु चला गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद वहीं पर उसकी जॉब भी लग गई। इस दौरान वो बराबर प्रशांत से संपर्क में रहा।
एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों सामान्य जिंदगी जीने लगे, मगर इस कहानी में यू टर्न 2022 में आया, जब विक्की अपने घर आया था। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर राजेंद्र ने विशाल को बेरहमी से पीटा, कई दिन घर में बंद रखा। यही वो वक्त था जब विशाल और प्रशांत ने मिलकर तय किया कि अब राजेंद्र को यानी कि चाचा को रास्ते से हटाना ही होगा। इसके बाद विक्की बेंगलुरु वापस चला गया, मगर वो राजेंद्र के मर्डर की प्लानिंग करने लगा। विक्की जहां जॉब करता था वहीं पर एक कैंटीन में खाना खाता था। कैंटीन के कर्मचारी से एक दिन उसने पूछा कि असला कहां मिलेगा। तब उसको बिहार के एक शख्स का मोबाइल नंबर मिला। बात करने के बाद दिसंबर 2022 को विक्की बिहार गया। वहां से उसने दो देसी पिस्टल खरीदी। बिहार से वाराणसी आया। यहाँ अपने कमरे में उसने दोनों पिस्टल छिपा दी। इसके बारे में प्रशांत को बता दिया था। फिर वो दिल्ली में अपनी बहन के पास चला गया। वहां कुछ दिन रहने के बाद वो बेंगलुरु में अपनी जॉब पर लौट गया। इसके बाद मई 2024 को वो दोबारा दिल्ली गया, बहन के घर पर ही ठहरा। यहाँ मार्केट से फर्जी आईडी पर 2 से 3 सिम उसने इशू करवा ली है, ताकि मर्डर के बाद पुलिस उसको पकड़ ना सके और वो इन सिम को यूज कर ले। इसके बाद तय हुआ कि दिवाली पर सगे चाचा राजेंद्र गुप्ता को मार डालेंगे। प्लानिंग के तहत 25 अक्टूबर को विक्की वाराणसी आ गया। वो परिवार के लोगों से मिला, दादी से मिला। दादी से बातें ही बातों में कहा कि चाचा को मार डालेंगे। ये यहाँ पर परिवार के लोगों की लोकेशन और सोने की जगह को भी देखता रहा। वो उसी मकान में रहता था। इसके बाद 4 नवंबर की रात को वो सबसे पहले रोहानिया के मीरापुर रामपुर गांव में पहुंचा। यहाँ चाचा राजेंद्र अपना मकान बनवा रहे थे, वहीं पर सोते भी थे। यहाँ उसने राजेंद्र को 2 गोली मारी, एक सिर और दूसरी सीने पर लगी। इसके बाद तो जैसे उसके सिर पर खून सवार हो गया। वो भदैनी इलाके में अपनी पुश्तैनी मकान में पहुंचा। यहाँ राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता, दोनों बेटे नवेंद्र और सुबेंद्र और बेटी गौरांगी अपने कमरे में सो रहे थे। उन्हें भी सोते हुए इसने गोली मार दी। इसके बाद वो भाग निकला। वारदात के बाद मोबाइल ऑफ कर लिया। वारदात के बाद वो सबसे पहले पटना गया, वहां से झारखंड होते हुए कोलकाता पहुंचा। सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए जब उसे पुलिस टीम के मूवमेंट की खबर पता चली तो वो मुंबई रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन के आसपास कई दिन घूमकर बिताए और रात में स्टेशन के फुटपाथ को ठिकाना बना लिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे। भाई प्रशांत से विक्की इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में रहता था। विक्की ने एक फर्जी गूगल आईडी बनाई थी, जिस पर वीपी गुप्ता के नाम से इंस्टाग्राम आईडी बना रखी थी उसने भी। दोनों चैटिंग करते रहते। प्रशांत को पुलिस ने जब अपनी हिरासत में रखा, ये बात भी विक्की को मालूम थी। वो नेट पर वाराणसी के अखबार भी देखता रहता था कि पुलिस का मूवमेंट क्या है। प्रशांत की मदद से वो बचता रहा और 3 महीने पहले पुलिस को गुमराह करता रहा। मर्डर के बाद भागने से पहले विक्की ठीक ठाक रकम लेकर गया था, इसीलिए वो छोटे छोटे होटल्स और लॉन्ज में रहता रहा। कोशिश करता रहा कि सीसीटीवी में उसका चेहरा ना आए, ताकि पुलिस ट्रेसिंग से वो बच सके। पुलिस पूछताछ में राजेंद्र की 80 साल की मां ने खुलासा किया था कि राजेंद्र और विक्की के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। दिवाली पर विक्की घर आया था और 31 अक्टूबर की रात वो हमारे बेटे को मार देना चाहता था, मगर हमने हाथ जोड़े, उसको रोक लिया। वो अपने माँ बाप की हत्या का बदला लेना चाहता था। राजेंद्र उससे नाराज रहता था, यहाँ तक कह देते थे कि तुम्हारे माँ बाप को मार दिया है, तुमको भी मार देंगे। ये हमको भी समझ नहीं आया। फिर भाई दूज पर आया, मिठाई चना खाया, घर के सब बच्चों को खिलाया। उस वक्त कोई बात नहीं थी, सब प्रेम से थे। राजेंद्र ने ही विक्की और जुगनू को पढ़ाया लिखाया। यही भगवानपुर में ही तो पढ़ता था। विक्की बड़ा है, जुगनू छोटा। अब विक्की और प्रशांत पुलिस की हिरासत में है। ये सारी बातें दादी ने बताई, लेकिन अब इन दोनों की हिरासत में होने के बाद इस खौफनाक हत्याकांड की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। पुलिस अब इस मामले से जुड़े बाकी सुरागों की पड़ताल कर रही है, ताकि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस पूरी चीज के ऊपर, इस पूरी स्टोरी के ऊपर, इस पूरे कत्ल की कहानी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।